तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण लिखें। जनसंख्या वितरण मतलब जनसंख्या का वितरण होता है कि कहाँ पर लोग बसते हैं। ठीक है, तो इसको प्रभावित करने वाले 3 कारण हैं। कौन कौन से? एक है भौगोलिक कारण, जलवायु कारण और मृदा। ठीक है, तो भौगोलिक कारण में हम पढ़ते हैं। भौगोलिक कारण में क्या आता है? ठीक है, तो उबड़ खाबड़ व उच्च भूमियों की तुलना में लोग समतल मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा कि लोग ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर क्या हो, उन्हें सभी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाए। मतलब मैदानी भाग अगर रहेगा, भूमि समतल रहेगी, तो वहाँ पर हम रोड वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके और ऊबड़ खाबड़ स्थान पर हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है जलवायु। ठीक है, तो जलवायु क्या है? इसी तरह विषम जलवायु की तुलना में सम प्रदेशों की जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। मतलब लोग ऐसे इलाकों में रहना पसंद करते हैं जहाँ की जलवायु अच्छी हो, ना ही वहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो, ना ही वहाँ पर ठंडी हो। ठीक है, और वो जो भी कार्य करे उसके अनुकूल यहाँ की जलवायु हो। तीसरा होता है मृदा। तीसरा क्या हमारा पॉइंट? मृदा। मृदा में क्या है? लोग ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहाँ की मिट्टी कैसी हो, उपजाऊ हो। ठीक है, और वहाँ पर कृषि कार्य कर सके। और लोग ऐसे स्थान पर रहना पसंद नहीं करते जहाँ की भूमि बंजर हो। आई होप। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों? उच्च जनसंख्या घनत्व वाले मतलब जहाँ पर जनसंख्या अधिक हो बसती है, ऐसे अनेक क्षेत्र है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये है, विश्व में जिस क्षेत्र की जलवायु मानव व मानवीय क्रियाकला के अनुकूल है, मतलब मानव के लिए वो जलवायु अच्छी हो, और मानव जो कार्य करे उसके लिए भी जलवायु अच्छी हो। मतलब समझ लो कोई किसान है, तो किसान को वर्षा चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसे स्थान पर रहेगा जहाँ पर वर्षा अच्छी होती हो, ना कि ऐसे स्थान पर जहाँ पर वर्षा नहीं होती हो। ठीक है, इसलिए उसे जलवायु पर निर्भर रहना पड़ता है। उसके बाद समतल व उपजाऊ मैदान में, अब कोई किसान है तो वो उपजाऊ भूमि पर ही रहेगा। ठीक है, और लोग ऐसे स्थान पर भी रहना पसंद करते हैं जहाँ पर जल व खनिज संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब जल और खनिज संसाधन कैसे? तो समझ लो, जल जो है, जल का प्रयोग हम सभी कार्यों में करते हैं। ठीक है, तो जल हमारे लिए अति आवश्यक है, तो लोग इसे ऐसे स्थान पर रहेंगे जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। दूसरा है खनिज। खनिज क्यों? क्योंकि खनिज से क्या होता है, उद्योग वगैरह चलते हैं और वहाँ पर खनन कार्य होता है। ठीक है, जिसके लिए लोग रोजगार के लिए ऐसे स्थानों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। अब ऐसे जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी व पूर्वी एशिया के उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, जनसंख्या घनत्व जो है अधिक पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है जनकीय संक्रमण की 3 अवस्था। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जनकांकीय जो संक्रमण है ये होता क्या है। तो ये होता है, जैसे उदाहरण के सहित समझाओ तो समझ लो ये कोई क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर लोग जो है वो कैसे अशिक्षित हैं। तो ये लोग जो है ग्रामीण से जब नगरीय हो जाते हैं और अशिक्षित से जब शिक्षित हो जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जनकीय संक्रमण। और भी यहाँ पर क्या होता है, उच्च जन्म दर होता है और उच्च मृत्यु दर होता है। तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर कब होगा? जब लोग अशिक्षित रहेंगे। कैसे? जैसे कि लोग अशिक्षित है तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा बच्चों को जन्म देंगे और उसके बाद मृत्यु दर जो है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा है वो भी अच्छी नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जन्म दर भी कम होती। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो शिक्षित होते हैं। और उसके बाद मृत्यु दर भी कम होती है। मृत्यु दर क्यों कम होगी? क्योंकि अगर लोग शिक्षित हैं तो स्वास्थ्य सुविधा भी कैसी होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो यही है जनकीय संक्रमण। अब इसकी 3 अवस्था, तो इसकी प्रथम अवस्था पढ़ते हैं। प्रथम अवस्था में क्या होता है, प्रजननशीलता उच्च होती है, मतलब लोग बच्चों को जन्म अधिक देते, जन्म दर जो होता है अधिक होता है। दूसरा है, लोग महामारी, भोजन, अनिश्चित पूर्ति से होने वाली मृत्यु की अपेक्षा अधिक पुनः उत्पादित से करते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं, महामारी वगैरह से मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलाज नहीं होता।
नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में जीवन प्रत्याशा भी निम्न होती है। जीवन प्रत्याशा कैसे होती है? निम्न होती है। छोटा है, अधिकांश लोग सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े तथा अशिक्षित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते। अगला पॉइंट है, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है। आदिम अवस्था होती है, अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। अब प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न है, ठीक है, तो लोग क्या होंगे? प्राथमिक क्रिया में लगे रहेंगे। अब प्राथमिक क्रिया का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कौन सा होता है? कृषि कार्य होता है। अब कृषि कार्य के अलावा ये क्या करते हैं? अक्रेट का मतलब होता है शिकार करना, वस्तु संग्रहण करना, वनों से मिलने वाले जो भी उत्पादन है उनको संग्रह करना। ठीक है, इसके अलावा ये कौन कौन से कार्य करते हैं? चटाई बनाना, टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, लकड़ी एकत्रित करना, पशुपालन, ठीक है, ये सब काम करते हैं। और ये ऐसा कब था? तो ऐसा 2000 वर्ष पहले का जो समाज था वो इस प्रकार का समाज था। अब हमारा जो है वो द्वितीय अवस्था। अब दूसरी अवस्था में क्या है? द्वितीय अवस्था में उच्च प्रजननशील होता है और साथ साथ घटता है, मतलब ना ही ज़्यादा मृत्यु दर होती है और ना ही ज़्यादा जन्म दर होता है। ठीक है, उसके बाद है स्वास्थ्य सुविधा में सुधार व स्वच्छता का स्तर बढ़ता है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी होती है वो अच्छी होती है और जो साफ सफाई है वो भी अच्छी होती है। ठीक है, लोग जो होते हैं वो शिक्षित हो जाते हैं और लोग जब शिक्षित होते हैं तो तकनीकी ज्ञान का विकास होता है और इसके जब तकनीकी ज्ञान होता है तो वो महामारी जो है उससे लड़ने में सक्षम होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, यह अवस्था विकासशील देशों में देखने को मिलती है। इन देशों में उच्च वृद्धि दर होती है जिसके कारण उच्च जन्म दर के साथ घटित मृत्यु दर होता है। ये कहाँ होता है? ये जो देश विकास कर रहे हैं वहाँ पर ऐसी अवस्था पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वृद्धि दर जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, अब तीसरी अवस्था में क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों तेजी से घटते हैं। इससे क्या होता है? जनसंख्या जो है वो स्थिर हो जाती है और मंद गति से बढ़ती है। ठीक है, विकासशील देशों में लोग क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं। लोग शिक्षित है तो वहाँ पर क्या होगा? प्रौद्योगिकी विकास भी होगा। और विकासशील देशों में किस कार्य में लगे रहते हैं? द्वितीय व तृतीय कार्यों में लोग लगे रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, कृषि व अन्य प्राथमिक क्रियाओं में बहुत कम लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? मशीनरी से होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, इस जनसंख्या विचारपूर्ण परिवारों के आकार को नियंत्रित करती है तथा यहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत कम होती है। यहाँ के लोग कैसे होते हैं? अपने परिवार का जो आकार है वो कैसा रखते हैं? छोटा रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए यहाँ की जो वृद्धि दर होती है वो भी बहुत कम है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रवास के प्रमुख अपकर्ष कारण को लिखिए। अब अपकर्ष कारण क्या होते हैं? अपकर्ष कारण वे होते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे कारण कौन से कहलाते हैं? अपकर्ष कारण कहलाते हैं। अपकर्ष कारण में जो भी चीज़ें होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ पर काम के बेहतर अवसर मिलते हैं। ओके, मतलब रोजगार अच्छी मात्रा में मिलता है। रहन सहन की जो दिशा कैसी होती है? उच्च दिशा होती है, शांति होती है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, इसलिए लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। अनुकूल जलवायु होती है, मतलब जैसे लोगों को जलवायु सूट हो वैसी जलवायु यहाँ पर होती है। ठीक है, और यहाँ पर जीवन और संपदा की रक्षा भी इंसान कर सकता है। कैसे? क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर डकैत वगैरह होते हैं, चोर वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं? लोग उन स्थानों को छोड़ देते हैं और कैसे स्थान पर रहने चले जाते हैं जहाँ पर उनके जीवन और उनकी संपत्ति जो हो जिसकी रक्षा हो। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रवास के प्रमुख प्रतिकर्ष कारण क्या? प्रतिकर्ष कारण क्या होते हैं? प्रतिकर्ष कारण वो होते हैं जो लोगों को अपना निवास स्थल छुड़वाने के कारण बनते हैं। अब इसमें क्या क्या कारण है? तो यहाँ पर रहन सहन की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? निम्न होती है। फिर राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक भ्रष्टाचार भी होता है। उसके बाद जलवायु होती है वो भी अच्छी नहीं होती, प्रतिकूल होती है। प्राकृतिक आपदाएं कैसे? मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ भूकंप वगैरह आते हैं, ऐसे स्थल पर लोग रहना पसंद नहीं करते। उसके बाद महामारी, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर महामारी फैलती है जिसके कारण लोग क्या होते हैं? उन स्थान को छोड़ देते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। अब जनसंख्या जो परिवर्तन होती है वो किन के कारण होती है? तो पहला जो है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा जो है हमारा है
प्रवास, इनके कारण क्या होता है, जनसंख्या जो परिवर्तन होती है। अब जन्म दर से कैसे प्रभावित होती है, तो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये एक इलाका है, ओके, उसके बाद ये भी एक इलाका है, तो समझ लो ये एक इलाका है, ये एक इलाका है, यहाँ पर 100 लोग रहते हैं। लेकिन इस इलाके में क्या हुआ कि लोगों ने बच्चे का जन्म हुआ, तो यहाँ पर यहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई, 150 हो गई। ठीक है, मतलब 50 जो बच्चे हैं उन्होंने जन्म दर हुआ, तो इससे क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब मृत्युदर समझ लो ये एक इलाका है, तो यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, यहाँ पर 100 लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर से 100 लोग में से 10 लोग मर गए। मरने से क्या हुआ, यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कमी आ गई। उसके बाद प्रवास में कैसे होता है, जैसे कि ये 2 इलाके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 100 लोग रहते हैं, जिसमें से क्या करा, 20 लोगों ने इस स्थान को छोड़कर वो इस स्थान पर चले गए। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे भी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। तो यही कारण है, मैंने लिखा है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ भी लेना। ठीक है, और मैंने भी समझा दिया है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि ह्रास के प्रमुख कारण लिखिए, वृद्धि के और ह्रास के। ठीक है, तो किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि वहाँ के आर्थिक विकास का धनात्मक व ऋणात्मक दोनों रूप से प्रभावित करती है। अब जनसंख्या वृद्धि की उससे उत्पन्न समस्या, मतलब कोई क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पर क्या क्या समस्या आएगी। ठीक है, तो वहाँ पर संसाधनों का अत्यधिक भार होगा, मतलब अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वो संसाधन का यूज़ भी अधिक करेगी, और अगर यूज़ करेगी तो वहाँ पर क्या होगा, संसाधनों में ह्रास होगा, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जनसंख्या के भरण पोषण में भी कठिनाई आएगी। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उससे क्या होगा, उनके भरण पोषण में भी कठिनाई आएगी, और विकास के मार्ग में भी क्या आएंगे, अवरोध आएंगे। ठीक है, ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या है। अब जनसंख्या ह्रास के परिणाम लिखे, तो ह्रास के परिणाम क्या होंगे कि जनसंख्या का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा, संसाधन का उपयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, समाज की जो संरचना है वो कैसे हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, और ये अगर ऐसा होगा तो वो देश के भविष्य के लिए चिंता का विषय बन जाएगा। ओके, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू।